अस्सलाम वालेकुम, शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ और मेरे साथ हसनात मलिक हैं। आज हम बात करेंगे, एक तो पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनका नामजद चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो गया, यानी कि 2 फरवरी को वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इसके अलावा जो है वो आज पार्लियामानी कमेटी ने जस्टिस आयशा मलिक को पहली सुप्रीम कोर्ट की जज की तकर्री की सिफारिश जो है वो जुडिशल कमीशन ने भिजवाई थी, वो उन्होंने मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली है। लेकिन उसके साथ ही पेशावर हाई कोर्ट के अंदर कुछ जजेस जो नॉमिनेट किए गए थे उनके नामों के ऊपर रिजर्वेशंस आई हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में उस दरख्वास्त की समाअत हुई। वो दरख्वास्त जिस दरख्वास्त का सुमोटो काजी फाइसा ने लिया था, फिर 5 रुकनी लार्जर बेंच उनके इस ऑर्डर के ऊपर बैठा। उस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस को सुमोटो के इख्तियारात दिए। उसके बाद ये 3 मेंबर बेंच जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की सरबराही में कायम हुआ और आज उसकी दूसरी तीसरी समाअत हुई। उसके अंदर क्या हुआ, तो इन अमूर के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करते हैं और साथ ही मिसेस सरीना ईसा ने एक और ख़त जो है वो लिखा है और बड़ा वो ख़त जो है वो उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे नुक्ते जो हैं वो उठाए हैं और उसके अंदर वज़ीर क़ानून फ़रूक नसीम, साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ख़ान, मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर, ARU के सरबराह और वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला और चेयरमैन FBR इशफ़ाक़ अहमद के हवाले से कि उन्होंने सेक्शन 216 की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी करके वो एक पहले जुर्म के मुर्तकिब हुए और फिर उसके बाद उस जुर्म को कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिव्यू दरख्वास्त के अंदर वो कहा था, तो उससे पहले ही उन्होंने मालियाती बिल के ज़रिए एक नॉन मॉनेटरी लॉ जो है उसको अमेंड किया। ये भी बदनीति और डिसऑनेस्टी है और गैर कानूनी है और इस तरह उन्होंने अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो इक़दाम किया है ये नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9 के तहत की जद में आता है। और उसमें उन्होंने चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से कहा कि मैंने इन लोगों के नाम ले दिए हैं, अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि नैब का मोटो है से नो टू करप्शन। तो मलिक साहब, अगर हम पहले शुरू करें, जो पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें जस्टिस जुडिशल कमीशन में जस्टिस आयशा मलिक का नाम 4-5 से फॉरवर्ड हुआ। पार्लियामानी कमेटी जो है उसने मुतफ़िका तौर पे, अभी मैं फ़ारूक नाइक साहब का टिकट्स जो हैं वो देख रहा था, वो मंजूरी दी है। कैसे? जी, मेरी भी फ़ारूक नाइक साहब से बात हुई। इसके अलावा आज़म तारड़ साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि ये हमने कहा कि फ़ारूक नाइक साहब का कहना था कि हमने इन दी इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, हमने जो है नाम अप्रूव किया और हमारा जो सीनियरिटी पे व्यू है पार्लियामानी कमेटी का, वो मुतफ़िका रहा कि जी जजेस की सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट है वो सीनियरिटी की बुनियाद पे हो। इसको इंटैक्ट अपना जो मौक़िफ़ है वो उसको रखते हुए हमने जेंडर बेस इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री पहली खातून जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो रही हैं, इन बुनियाद पे जो है वो आयशा मलिक को जो है वो हमने उनका नाम अप्रूव किया। पार्लियामानी कमेटी ने यूनानिमस। अजीब सी बात नहीं लगती है आपको कि भी वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई हैं, उनका अच्छी जजमेंट्स हैं, वो एक अच्छी जज हैं, उनकी काबिलियत है, अहलियत है, इसके बजाय औरत कार्ड? नहीं, ये बात वैसे बड़ी हैरानगी की बात है कि माजी में 5 अपॉइंटमेंट जो हैं वो यही पार्लियामानी कमेटी ने यूनानिमस, एक मोहम्मद अली मज़हर के अलावा वहाँ आज़म तारड़ और राना सनाउल्लाह ने मुखालफत की थी। इसके अलावा तो पार्लियामानी कमेटी ने जूनियर जजेस को सपोर्ट किया है, वहाँ उनकी अप्रूव की है। तो यहाँ जब आयशा मलिक का मामला आया है, देखें इसमें वकला जो हैं वो उन्होंने एक बड़ी मैसिव कंपेन की है और वो किसी हद तक कामयाब हो चुके और वो उन्होंने जो है वो सियासतदानों को भी इस चीज़ तक वो उन्होंने कहा कि जी जिस तरीके से जजेस को पिक एंड चूज़ हो रही है, कोर्ट पैकिंग हो रही है और फेवरेट जजेस को लाया जा रहा है। असल मसला क़य्यूम साहब वो है मिसट्रस्ट का, वो मसला नहीं है कि जजेस का कि जी जूनियर जजेस को ना लाया जाए। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जज, जैसे जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा, कोर्ट पैकिंग हो रही है, यानी आप फेवरेट जजेस को ला रहे हैं, कोई जिसका रेफरेंस है वो है। अब जैसे अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, उनका कोई रेफरेंस नहीं है, वो थोड़े सुना है कि वो PR उनकी नहीं है अच्छी, तो उनको नहीं लाया गया। हालांकि इतने ही कम्पिटेंट है। मैंने सीनियर 2 वकीलों से जितने हैं सिंध से तलब, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी वो उतने ही कम्पिटेंट हैं जितने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं।
मतलब दोनों बराबर है, लेकिन वो सीनियर थे उनको नहीं, क्योंकि उनका रेफरेंस नहीं था। रेफरेंस आपको पता है बड़ा चलता है। मतलब वो जो क्राइटेरिया कहा जाता है वो कभी मुख्तलिफ हो जाता है, किसी की तकर्री में कभी किसी की तकर्री में मुख्तलिफ हो जाता है। अब भी जो है वो मुझे याद है कि जुडिशल कमीशन की जो लास्ट मीटिंग हुई जिसके अंदर ये 4-5 का फैसला हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा जुमलों का एक दूसरे के साथ तबादला भी हुआ था, उसमें जो है चीफ जस्टिस साहब उठ के भी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी गुस्से में आए थे, और भी बहुत कुछ है, बस छोड़े आप उसको, तो वो किसी और लम्हे के लिए उठा के रखते हैं। ठीक है। तो वो जो है वहाँ पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जी 41 लोग जो हैं वो जो जूनियर जज थे वो आए हैं पिछले 74 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पे, और फिर उन्होंने एक एक नाम पढ़ा। अच्छा, और उसमें जो है मज़े की बात ये है कि जो आपको पता है ये सेशन जजेस और ये पेशावर हाई कोर्ट के जजेस हो, इनकी जजमेंट्स और पुलंदे कि इनकी क्या जजमेंट्स है, इसकी क्या प्लीडिंग्स है। वकीलों की प्लीडिंग्स नहीं दी गई थी, जजेस की जजमेंट नहीं दी गई थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू बना था। अच्छा, अब उसके बाद जब जस्टिस आयशा मलिक की बारी आई तो वहाँ पे कोई जजमेंट्स नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा था और उस पर चंद लाइनें थी, और कहा गया था कि क्योंकि वो खातून है। तो वहाँ पे एक जज साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब आपने तो 41 नाम पढ़ दिए हैं, अब मैं भी आपको 13 नाम पढ़ के सुनाऊंगा कि जिसमें जजेस की सीनियरिटी के अंदर मिसेस आयशा मलिक जो हैं वो 13वें नंबर पे आती हैं। तो क्या क्राइटेरिया है आपका? आपने उनकी कोई जजमेंट नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाई, सिर्फ ये कि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई है। गुड नहीं, ये बात उनकी मेम्बरान की इस हद तक है कि जो जजमेंट कहा गया कि 20 उनकी लगाई, वो सारे मेम्बरान तक ये बात बताई जा रही है कि उस तरह नहीं भेजेंगे। ये बात तो जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरीट को देखना है कि वो पुलंदे वो सारी चीज़ें जुडिशल कमीशन के मेम्बरान को भेजें। प्रॉब्लम ये है, माजी में क़य्यूम साहब 8-10 साल जुडिशल कमीशन ऐसे चलता था, इनफॉर्मली डिस्कशन हो जाती थी, वो सिर्फ मीटिंग होती थी, एक बस वो आए और बस वो आए जी उठे जी चाय पी, हाँ वही। तो अब जो है क्यों जब से जस्टिस काजी फाइज साहब जुडिशल कमीशन के मेंबर बने हैं, वो हर मामले में वो कहते हैं कि सवाल उठाते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर। तो अब ये है कि अब हर चीज़ जो है वो, तो बात यह है कि अगर उनका ये है कि ये कोई मेंबर भी कह रहा है कि जी हमें जो जजमेंट है जिस नामिनी की सारी हमें नहीं दी जाती, हमें डेटा रिकॉर्ड नहीं दिया जाता, तो ये इस बात में तो लॉजिक है, ये सेक्रेटरीट का काम है जुडिशल कमीशन का कि वो हर चीज़ पहुँचाए उन तक। फिर उसके बाद ये भी हुआ था कि ये बात भी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना उसके अंदर, ठीक है, रूल 3 का हवाला दिया जाता है कि नॉमिनेशन का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। तो वहाँ क्या गया, यहाँ पे तो इख्तियार है ही नहीं है, ये जुडिशल कमीशन का इख्तियार है। पहले जुडिशल कमीशन जो है वो नाम लाएं, उसके अंदर शॉर्टलिस्ट हों, और फिर यूनानिमसली कहा गया कि हमें कोई इससे आर नहीं है। असल बात ये है कि ये हमने अपने लिए नहीं, आवाम की ट्रस्ट अदलिया के ऊपर बहाल करने के लिए हमने ऐसी अपॉइंटमेंट्स करनी है जो कि आवाम को फ़ायदा पहुँचे, और उसके लिए ट्रांसपेरेंसी हो, और ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या तरीका का और मयार हो। और यहाँ पे ये बात भी बड़ी फिर फड्डे का बाइस बनी कि रूल 3 जो है उसके अंदर ये मेंशन नहीं है कि चीफ जस्टिस नाम भेजेगा, वो जुडिशल कमीशन का रूल्स में है। हाँ, रूल्स के अंदर रूल्स में है, लेकिन तो वही रूल फिर वो जो जस्टिस काजी फाइसा के नाक़िद हैं वो कहते हैं जी ये रूल तो फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जो है वो बनाया, और वही इफ्तिखार चौधरी साहब ने उन्हीं को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बना दिया। ये उनके उस वक्त तो ये 175 यानी 2009 में तो जुडिशल कमीशन था ही नहीं ना, ये था। लेकिन वो ये कहते हैं जी ये तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने बनाया, लेकिन ठीक है, इफ्तिखार चौधरी ने अगर कोई चीज़ रूल बनाए तो उनको रिकंसिडर देखें। आज क़य्यूम साहब मैं हैरान होता हूँ कि 1.5 घंटा यहाँ डिबेट हो रही है, और जब भी मैंने देखा है 2 साल बाद एक केस उठाया जाता है कि मीडिया को कैसे रेगुलेट करना है। वो आके केस था आज, वो क्या हुआ उसके अंदर? अच्छा, मैं हैरान होता हूँ कि यहाँ जो है ना, ये मैंने देखा इफ्तिखार चौधरी के दौर में जवाद ख्वाजा साहब ने 50 से ज़्यादा मीडिया कमीशन की हियरिंग की, अरशद शरीफ का साकिब निसार साहब, हर कोई जज चीफ जस्टिस आता है तो जी मीडिया की आज़ादी के लिए उसको रेगुलेट करना है। आज नेशनल सिक्योरिटी की बात हुई कि उनको रेगुलेट करना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जिस तरीके से ये कमीशन, ये जो आज स्पेशल बेंच बना है, क्या ये यहाँ डिस्क्रिशन नहीं इस्तेमाल की गई एक्टिंग चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने? क्या चीफ जस्टिस का इख्तियार भी रेगुलेट नहीं होना चाहिए? सबसे पहले जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा कंसर्न है, आपने जो एक लामुतनाई इख्तियार दे दिया है चीफ जस्टिस को। मुझे ये बताएं, जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि ये जो डैम बनाना, ये आबादी को कंट्रोल करने के लिए 184(3) का इस्तेमाल है, ये जुडिशल ओवर रीच है। एक कहता है, एक व्यू कहता है ये पब्लिक इंटरेस्ट है। तो बात यह है कि आप अपने इख्तियारात नहीं कर रहे,
बैठे और लगाए 184 फुल कोर्ट जो है बैठ के डिसाइड करें। देखें यहाँ पिक एंड चूज नहीं होती बेंचेस की कंपोजिशन में। चीफ जस्टिस अपने लाइक माइंडेड जजेस को बिठा के, मुझे ये बताएं जस्टिस जमाल मंदोखेल क्यों नहीं बैठे? क्या चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट उनसे कोई पूछ सकता है कि वो कैसे, किन बुनियादों पे वो जो है वो अपना एक बेंच ने कॉग्निजेंस ली भी थी, उस बेंच से उठा के मुकदमा अपने पास लगाना और फिर उसके ऊपर एक बिल्कुल बात ये है कि वो बात एप्लीकेंट की गलती है, हम भी कहते हैं, चाहे आपकी, हम मानते हैं, हम कहते हैं कि जी क्यूम सिद्दीकी साहब का गलती का पुतला हूं ना, हाँ ठीक है। अब देखें इस बेंच पे एक सेक्शन ऑफ मीडिया ने मिसट्रस्ट किया है, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन उठा ली है कि हम आप पे ट्रस्ट नहीं करते। तो क्या तकाजा नहीं था चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए कि वो ऐसा बेंच बनाता है जिस पे सारों का एतमाद होता? आपने लाइक माइंडेड जजेस का एक बेंच बनाया। प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन जजेस ने, अगर एक मीडिया के 4-5 लोगों ने जो है वो अपनी एप्लीकेशन उठाई है और आप पे ये बड़ा सवाल है। और वजह क्या है कि आपने जिस तरीके से एक बेंच चल रहा था उसमें बेहतर ये होता है कि उन मेम्बरान को भी साथ बिठाते। आपने मजीद चीफ जस्टिस को पावरफुल कर दिया कि जी कोई भी सो मोटो है एक दफ़ा चीफ जस्टिस के पास जाएगा, वो फिर अपने मनपसंद जो है बेंच बनाएगा और फिर मुलाजमीन के केस के अंदर उसी की अपने ही ऑर्डर के वायलेशन। मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया को रेगुलेट करें, लेकिन खुदारा अपने मामलात भी ठीक करें। क्या ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने या जस्टिस याही अफरीदी ने बार-बार कहा है जजमेंट्स के तौर पे, सर बार-बार मकबूल बाकर, जस्टिस काजी फैसा, बार-बार मंसूर अली खान, मतलब अदलिया के अपने अंदर से ये आवाजें यहाँ अब आ रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन किया जाए, एक लिस्ट बनाई जाए, कुछ ग्रे एरिया। अगर आप चीफ जस्टिस जो है अपना इख्तियार वो अपने मनपसंद और सभी सुबह उठे और एक पिटीशन लगा के किसी के खिलाफ 2 वज़ीर-ए-आज़म फारिग कर दे। देखें 184 वाली बात देखें, और मीडिया को रेगुलेट, इस मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक ही बुराई है इस वक्त, वो ये है कि मीडिया को रेगुलेट करना। ठीक है, अब कहा क्या ये जा रहा है कि मीडिया की आज़ादी के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, मीडिया ने ये आज़ादी बड़ी स्ट्रगल से यहाँ कोड़े खाए लोगों ने, और ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। अच्छा ये बताएं कि ये तो हो गया इजाजुल हसन साहब की सरबराही में बेंच ने उससे कोई ऑर्डर तो पास नहीं किया, आज रिपोर्टें वगैरह पेश हो गई और उसमें आ गया कि 19A सब्जेक्ट टू लॉ सेक्शन 25 पैमरा का उसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है? नहीं, वो ये कह रहे हैं सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ना, वो कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को वो कह रहे हैं कि ये क्या है, इनको करना है। बात वो ये कह रहे हैं कि मीडिया पे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बुनियाद पे पाबंदियां लगाई जाती हैं वो गलत है। लेकिन मेरे ख्याल में पहले चीफ जस्टिस के इख्तियार को ये बेंच रेगुलेट करे। जिस तरह पिक एंड चूज, एक 3रे नंबर से बेंच का एक मेंबर बैठा है, एक 10वें नंबर पे बैठा है, एक 16वें नंबर पे बैठा है, और क्या वजह है कि बहुत से जजेस 184 में क्यों नहीं बिठाए जाते? अच्छा, एक क्विक मतलब वो एक पूरा एक वो है कि सीनियर जजेस जो हैं उनको तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर बिठाया ही नहीं जाता, वो भी एक अलग से बात है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात जो है ना वो ये है कि मिसेस सरीना ईसा का ख़त, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? आप समझते हैं कि नैब कोई कार्रवाई करेगा? और दूसरी बात ये कि उमर अताब बंदयाल साहब के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट के जजेस का, तो वो ठीक है 3 जजेस जो हैं वो तो कर दिए ना, पार्लियामेंट कमेटी ने उसको थ्रू कर दिया, लेकिन 3 के वाले से उन्होंने कोई रिजर्वेशन। मैं मान गया हूँ वकला की सियासत को। अच्छा। कि उन्होंने अपने जो वकील थे जो उनको उन्होंने अप्रूव करवा लिया। हाँ, अच्छा, जो जजेस थे सेशन के, ये नामिनी थे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। बारिश शुरू होने लगी। अच्छा, इसमें अब बात यह है कि पीटीआई को भी कुछ रिजर्वेशन थी कि उनकी कोई नामिनी, आपको पता है कि नाम नहीं आया उनका, तो उन्होंने भी यूनैनिमसली मामला रेफर कर दिया 3 सेशन जजेस का कि सीनियरिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ। यहाँ वकीलों ने सपोर्ट किया, वजह क्या की थी कि अपने गिव एंड टेक की। वहाँ वकीलों ने पता था कि हमारे बंदे थ्रू हो गए, तो वहाँ उन्होंने कहा कि मामला दोबारा मैं मान गया हूँ वैसे ये पॉलिटिक्स वकला की, और ये हर तरह इनके कहते हैं कि क्राइटेरिया बनाओ। क्राइटेरिया क्या है कि हमारे बंदे फंस जाए, हमारे कोई किसी ने कहा 60 बंदे कोई हमारा वो चैम्बर का हो जाए। यकीन करें मैं मान गया हूँ वैसे वकला को। और देखिए किस तरह सेशन जज यहाँ चलें इस पे करेंगे। अच्छा, अभी बारिश होने वाली है, जल्दी क्विकली अगर मैं पूछूं कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो हैं वो कैसे चीफ जस्टिस होंगे, तो अभी इस सेशन में हम कुछ छोटी सी गुफ्तगू करें या फिर इसके लिए पूरा रखें? देखिए, नासिर साहब को आने दें। वैसे जो है वो अगर देखा जाए द मैनर इन विच ही प्रोसीड, और ये जिस तरह कंडक्ट करते हैं प्रोसीडिंग, वो एक मिसाली है जस्टिस उमर अताब बंदयाल की, इसमें कोई शक नहीं। जिस धीमे मिजाज के और मतलब उनका एक स्टाइल है
गुस्सा भी किसी तरह भी उस तरह गो के कई दफ़ा उन्होंने 2-2 गिलास पानी की पिए, लेकिन वो जनरली हम देखें उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त उनका, और ख़ासकर जो आजकल बेंच चल रहा है जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस मंसूर अली शाह और कोई और या जस्टिस सजाद अली शाह, शानदार बेंच है और बड़े अच्छे केसेस हर लिहाज से वो जो हैं इसी तरह बेंचेस में बनाए जाएँ कि मुख्तलिफुल ख्याल जजेस जो जिनके बारे में अब बारों में होती है कि जी ये इधर राइट लेफ्ट या जो भी, उन सब की कोई इस तरह बेंच हो, न कि ऐसे हो कि लाइक माइंडेड को कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में बिठा के अपने मन पसंद के चीफ जस्टिस कोई भी चीफ जस्टिस हो बने तो कौन सा बने, उसका क्राइटेरिया क्या बाकी बंदियाल साहब के हवाले से हम सारी पूरा एक प्रोग्राम करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चैलेंजेस हैं। अच्छा, मिसिस सरीना ईसा ने एक मरतबा फिर ख़त लिखा और उन्होंने कहा वज़ीर क़ानून ने शहजाद अकबर मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने और चेयरमैन FBR ने और साबिक़ अटॉर्नी जनरल ने 216 की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि 216 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत किसी के भी टैक्स रिटर्न्स जो हैं उन तक किसी को एक्सेस नहीं होती मासवाए इनकम टैक्स ऑफिसर के, और इन्होंने वहाँ तक रसाई करके पहले एक जुर्म कमिट किया, फिर उस जुर्म को छुपाने के लिए मालियाती बिल के ज़रिए नॉन मालियाती मामले के अंदर तरमीम करके ख़ुद को बचाया, लिहाजा ये इख्तियारात से तजावुज़ और करप्शन प्रैक्टिस में आता है। चेयरमैन नैब कार्रवाई करेंगे आपके ख्याल में, क्या कोई या कंसिडर करेंगे इस मामले? ये मेरा ख्याल है जैसे याहिया अफरीदी ने अपने नोट में भी कहा था कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए कि खुफिया जो है वो किसी भी टैक्स रिकॉर्ड होता है तो जिस तरीके से वो एक्सेस में आता है तो ये बात आती है, लेकिन अभी चुपके से जो इस तरीके से लेजिस्लेशन की गई है, देखिए ये तो आप देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिटेल जजमेंट है उसमें क्या आता है, उसमें वो चीज़ें मकबूल बाकर साहब की फैसले का इंतज़ार है सबको। बाकी देखें उसमें क्या होता है चीज़ें देखें, अगर रिकॉर्ड जो है जिस तरीके से एक्सेस हो, कम से कम ये तो होना चाहिए कि जो है वो अगर क्या रिकॉर्ड जो है और भी जो लोग हैं मुख्तलिफ इदारों के, क्या वहाँ भी टैक्स के रिकॉर्ड वो भी इसी तरह पब्लिक होंगे जिस तरीके से यहाँ पब्लिक हुई है। तो ये वो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि ठीक है जजेस के जो है वो अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंस का तकाजा भी तो है। जिस तरह जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने वो बात मुझे अभी तक याद है, उन्होंने कहा था कि जी एक फ़ाइल बनाई जाती है, जब बंदा क्रीज से बाहर निकलता है तो वो फाइल निकाल ली जाती है। तो वो मैं बंदियाल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। हाँ चलें ठीक है, लेकिन वो सिर्फ बात ही थी, अपनी जजमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। जो भी है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, वो बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर हम एक टीज़र ये दे देते हैं कि हम जो है जस्टिस उमर अता बंदियाल बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो कैसे होंगे और उनको अपने चीफ जस्टिस के टेन्योर के दौरान में क्या क्या अहम चैलेंजेस का सामना हो सकता है, और इस हवाले से कि इस वक्त जो पेंडेंसी है और जो बहुत गुमशुदा या लापता मुकदमात हैं उनके हवाले से क्या पॉलिसी होगी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक इख्तलाफ राय मुख्तलिफुल ख्याल राय पाई जाती है उस हवाले से जो है मामला कहाँ तक किस तरह से जो है वो ठीक या दुरुस्त होंगे या किस सिमत में जाएंगे। तो जैसे मिसेस सरीना ईसा जो है उनका ख़त एक मरतबा फिर, इससे पहले कुछ अर्सा पहले उन्होंने ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको हरासा किया जा रहा है। फिर उसके बाद अब एक और ख़त आया है और ये चेयरमैन नैब को आया है। चेयरमैन नैब को जो ख़त लिखा गया उसके अंदर साथ ही उन्होंने एक सवाल भी उठाया है कि मुझसे और मेरे बच्चों के टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो तो एक्सेस किए जाते हैं, उनको देखा जा सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक मुतालबा किया कि क्या ARU के सरबराह का या ARU का ऑडिट क्यों नहीं करने दिया जाता, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को क्यों रोक दिया जाता है, ऐसी क्या बात है, और जो ARU ने रिकवरीज की हैं, एसेट रिकवर की हैं, उनकी डिटेल्स क्यों नहीं बताई जाती हैं अवामुन्नास के लिए। और फिर वो उन्होंने यहाँ पे सवाल उठाया कि मैं टैक्स पेयर हूँ और आवाम के पैसों से जो टैक्स जाता है उससे इन आला ओहदों पर बैठे हुए लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, तो ये हमारा हक़ है कि हम ये जान सकें कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर आप के अहले खाना जो हैं उनके असासे क्या हैं और आपका इनकम टैक्स स्टेटस क्या है। तो ये अहम सवालात जो हैं मिसेस सरीना ईसा ने अपने ख़त के अंदर भी उठाए हैं। मज़ीद बात होगी, उस वक्त तक के लिए अब्दुल करीम सिद्दीकी को और हसनात मलिक को शराए दस्तूर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।